अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए तो कभी यहाँ होने वाले सत्ता संघर्ष के कारण। वैसे तो ब्लैक कॉन्टिनेंट कहलाने वाला ये महाद्वीप बेहद खूबसूरत है, लेकिन अफसोस यहाँ की जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं है। खासतौर पर 4 देश इजिप्ट, लीबिया, चाड और सूडान इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। इन देशों की हालत इतनी खराब है कि वहां लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, खाना कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा है, क्राइम बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्री लगभग गायब होने की कगार पर है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। सबसे बड़ी और खतरनाक प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस, जिसके जिम्मेदार खुद यहाँ के लोग हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये लोग अपने ही जान के दुश्मन बन गए? कैसे इन्होंने अपने देश के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वाटर को आज खतरे में डाल दिया है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे तो आज अफ्रीका के ज्यादातर देशों को पानी की कमी झेलनी पड़ रही है, लेकिन इजिप्ट, लीबिया, चाड और सूडान में हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। यहाँ तो लोगों की जिंदगी पानी के एक एक बूंद पर टिकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कोई इंसान तकलीफ में होता है तो वो हर पॉसिबल तरीका अपनाता है। ठीक ऐसा ही इजिप्ट की सरकार ने किया। इस डेंजरस वाटर क्राइसिस से बचने के लिए इन्होंने हर तरीका अपनाया, मगर कोई भी काम नहीं आया। वाटर क्राइसिस को कैसे दूर किया जाए, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। वैज्ञानिकों से लेकर आम लोग तक इसका सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए थे। तभी इन सब की नजर सहारा डेजर्ट पर पड़ती है, क्योंकि डेजर्ट होने से पहले तो ये एक हरा भरा जंगल था। और वैसे भी रिपोर्ट्स की माने तो सहारा डेजर्ट के नीचे बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर है। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना हम सहारा डेजर्ट की रेत हटाएं और उसके नीचे छिपा हुआ पानी निकालें। आइडिया सुनने में काफी इंटरेस्टिंग एंड अच्छा लग रहा था, और अगर ये कामयाब हो जाता तो शायद पूरी दुनिया इजिप्ट को सलाम करती। मगर अफसोस उनका ये कदम उन्हीं पर भारी पड़ गया। मगर कैसे, ये तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इजिप्ट के लोग सहारा डेजर्ट के नीचे अंडरग्राउंड वाटर होने का जो दावा कर रहे थे, आखिर वो किस पर बेस्ड था, और अगर वो बात सच ना हुई तो क्या होगा। क्योंकि रेत को हटाकर पानी निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसमें अरबों डॉलर का खर्च और कई साल का इंतजार लगने वाला था। आज जो एक सूखा, वीरान, तपता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यकीन मानिए ये हमेशा ऐसा नहीं था। सदियों पहले यहाँ रेत नहीं, हरियाली थी, झरने बहते थे, बारिश होती थी, पेड़ पौधों से लहलहाते जंगल और जानवरों की आवाजें गूंजती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि इस रेगिस्तान की हकीकत है। क्योंकि सहारा कभी एक लश ग्रीन पैराडाइज हुआ करता था, मगर फिर मौसम ने करवट बदली, क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल डाला। धीरे धीरे रेत की परतें इस रिच सॉइल पर चढ़ती गईं और देखते ही देखते एक डेंस फॉरेस्ट एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अब सिर्फ रेत है, उसके नीचे आज भी पुराने जीवन का आधार यानी पानी दफन है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को हार्ड एविडेंस मिले हैं कि सहारा के नीचे ह्यूज वाटर सोर्स है। इतना पानी कि उससे पूरा एक देश कई साल तक खेती कर सकता है। इजिप्ट सरकार को भी इसकी जानकारी मिली और फिर शुरू हुआ एक मिशन, जिसका नाम रखा गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट। जी हाँ, वही मिशन जिसे तोशका प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। 1997 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था सहारा डेजर्ट में खेती को फिर से जिंदा करना। वो जमीन जो कभी हरियाली से ढकी थी, उसे फिर से हरा बनाना। और यहीं आया इरिगेशन सिस्टम का कमाल, सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम। ये एक राउंड शेप में घूमने वाला इरिगेशन सिस्टम है जो सीधे जमीन के नीचे से पानी खींचता है। ये सिस्टम इतने बड़े स्केल पर लगाया गया कि 2014 में एक रिपोर्ट में बताया गया, इजिप्ट ने रेगिस्तान में 40,000 टन गेहूं उगाने में कामयाबी हासिल की है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा पानी आया कहां से? तो इसका जवाब है नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व है, जो इजिप्ट, सूडान, चाड और लीबिया तक फैला है। इस एक्वीफर से अरबों गैलन पानी खींचा जा रहा है। हर साल लगभग 660 से 792 बिलियन गैलन, और इसी के बलबूते पर आज इजिप्ट रेगिस्तान को हरा भरा बना रहा है।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ये पानी लाखों साल पुराना है और इसे फॉसिल वाटर कहा जाता है। फॉसिल वाटर यानी वो पानी जो दोबारा रिचार्ज नहीं होता। ये एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक इसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं मानते। फिर भी तोशका प्रोजेक्ट, न्यू वैली इनिशिएटिव और हजारों कुओं के जरिए इजिप्ट के लोग अपने रेगिस्तान को खेती लायक बना रहे हैं। 2017 तक देश भर में 1100 से ज्यादा कुएं बनाए जा चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बिगेस्ट वाटर रिजर्व का यूज करके इजिप्ट फिर से हरा भरा बन जाएगा? क्या वाकई अफ्रीका का वाटर क्राइसिस अब खत्म होने वाला है? शायद हाँ, अगर योजना सही चले और पानी का इस्तेमाल समझदारी से हो तो वो दिन दूर नहीं जब सहारा का रेगिस्तान फिर से हरियाली की चादर ओढ़ेगा। मगर इसके बावजूद इजिप्ट में आज भी कई इलाके हैं जहां पर कैनल्स से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन जहां कैनाल्स नहीं पहुंच पाती वहां जमीन में गहराई तक ड्रिल करके पानी निकाला जाता है और इस मेथड से लगभग 435 अरब गैलन पानी हर साल यूज किया जाता है। और ये तो केवल इजिप्ट की बात है। इसके अलावा भी दूसरी कंट्रीज हैं जो इस अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व को अंधाधुंध यूज कर रही हैं। अगर बात करें पड़ोसी देश लीबिया की, तो लीबिया एक छोटा लेकिन पूरी तरह रेतीला देश है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हर एक स्क्वायर माइल पर खेती की जा रही है। अब फिर से वही सवाल, इतना सारा पानी आखिर आता कहाँ से है? तो जवाब है द ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। लीबिया ने 750 मील लंबी पाइपलाइन रेगिस्तान के नीचे बिछाई है और उसमें से रोजाना 1.7 बिलियन गैलन ताज़ा पानी बहता है। केवल इतना ही नहीं, इसी अंडरग्राउंड वाटर के बल पर लीबिया में 1300 से ज्यादा वेल्स बनाए हैं, जिनमें से कुछ तो 1600 फीट से भी ज्यादा गहरे हैं। सोचिए, हर दिन ये वाटर स्ट्रीम एक पूरे देश को जिंदा रखती है। और क्या आपको पता है इस मैन मेड प्रोजेक्ट में ये पानी कहाँ से आ रहा है? जवाब फिर से वही है, न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाफर सिस्टम। जी हाँ, तरीके भले ही अलग हों, लेकिन सोर्स केवल और केवल नूबियन एक्वीफर है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें 6 से लेकर 39 क्वाड्रिलियन गैलन तक पानी हो सकता है, यानी इतना पानी कि नील नदी के 500 साल की पूरी फ्लो की बराबरी कर सके। अब जरा सोचिए ये कितना वंडरफुल है, क्योंकि ये पानी अचानक नहीं आया। 2.6 मिलियन साल तक जब ये एरिया हरा भरा और ह्यूमिड था, तब बारिश, नदियां और ह्यूमिडिटी ने इस रेत के नीचे धीरे धीरे पानी जमा किया। फिर क्लाइमेट चेंज, पेड़ सूख गए, बारिशें थम गई और ये ग्रीनरी सिस्टम रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन पानी अब भी नीचे कहीं है। इसीलिए आज जब अफ्रीकी देश जैसे मिस्र, लीबिया, सूडान और चाड रेगिस्तान में खेती करते हैं तो वो इसी नूबियन एक्वीफर से पानी खींचते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब अफ्रीका के इन कंट्रीज को अच्छी वाटर सप्लाई मिल रही है तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो हम आपको बता दें कि ये पानी फॉसिल वाटर है, यानी कि ये पानी खुद से दोबारा रिचार्ज नहीं होता। ना बारिश, ना नदियां, ना झीलें इसे फिर से भर सकती हैं। यानी एक बार खत्म हो गया तो हमेशा के लिए खत्म। इसलिए साइंटिस्ट लगातार वार्निंग देते हैं, ये ट्रेजर तो है लेकिन लिमिटेड है। हमें समझदारी से इसका इस्तेमाल करना होगा, वरना रेगिस्तान फिर कभी हरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इजिप्ट हो या फिर लीबिया आज इस अंडरग्राउंड वाटर पर पूरी तरह रिलायबल हो गए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उसे यूज़ कर रहे हैं। लीबिया की कहानी सबसे हैरान कर देने वाली है। यहाँ की लगभग 98.72% इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स इसी अंडरग्राउंड वाटर से पूरी होती हैं। सोचिए, अगर ये पानी सूख गया तो क्या होगा? हैरानी की बात तो ये है कि ये अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इस पानी के दम पर तो मिस्र ने रेगिस्तान के बीच एक शुगर फैक्ट्री का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करने के लिए कैनाल शुगर प्रोजेक्ट लाया गया। ये एक शुगर फैक्ट्री होने वाली थी जिसको चलाने के लिए 266 वर्ग मील रेगिस्तान को फर्टाइल लैंड में बदलना था। इस फैक्ट्री से एनुअल 10 लाख टन शुगर प्रोडक्शन करने का गोल रखा गया था। लेकिन एक सवाल सबके जहन में था, इतना सारा पानी कहाँ से आएगा? जवाब बिल्कुल सीधा था, नूबियन एक्वाफर से।
फैक्ट्री ने उसी गहराई से पानी खींचना शुरू कर दिया जिससे लीबिया और सूडान भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे। यानी कि जहां लीबिया अपनी फसलों और घरेलू ज़रूरतों के लिए इस पानी पर निर्भर था, वहीं मिस्र ने अब इसे बिजनेस बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और चाड की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। एक ज़माने में चाड देश में एक झील थी, लेक चाड। 1963 में इसका क्षेत्रफल था 9,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कनाडा अमेरिका की झीलों के बराबर। लेकिन जैसे जैसे अंडरग्राउंड वाटर खींचा गया और नदियों से झील में पानी आना बंद हुआ, वैसे वैसे ये झील सिकुड़ती गई। 2003 तक हालात बुरे हो चुके थे और 2024 आते आते ये झील लगभग डेड हो चुकी थी। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड के इस बिगेस्ट वाटर रिजर्वायर का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या न्यूबियन एक्वाफर को ऐसे ही सूख जाने दिया जाए? इस पर कंसर्न जताते हुए चारों देशों ने मिलकर सॉल्यूशन निकालने का प्लान बनाया। 2013 में चारों देश मिस्र, लीबिया, सूडान और चाड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में इकट्ठा हुए। वहां एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए। ये अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड वाटर के ज्वाइंट मैनेजमेंट की दिशा में एक कदम था। इसमें कहा गया कि पानी के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए और उसके उपयोग को स्ट्रीमलाइन किया जाए। मिस्र ने आगे बढ़ते हुए एक और कदम उठाया, 20 साल का एक मेगा प्रोजेक्ट जिसमें देश के सिंचाई नहरों का रिस्टोरेशन किया जाएगा। 2022 तक ये प्रोजेक्ट 1/3 तक पूरा हो चुका था। 4000 से ज्यादा नहरें फिर से चालू की गई। साथ ही मिस्र ने डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया पर काम शुरू किया ताकि न्यूबियन एक्वाफर पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर इन देशों ने समय रहते अंडरग्राउंड वाटर का एक्सप्लोरेशन नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब न्यूबियन एक्वाफर का पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोचिए, जब 7.3 मिलियन लोग सिर्फ लीबिया में ही रहते हैं और अधिकतर कृषि इस पानी पर निर्भर है। अगर ये स्रोत खत्म हो गया तो फूड क्राइसिस, एस्केप और कॉन्फ्लिक्ट तय है। अब डिसीजन हमें लेना है। हम इस पानी को वरदान मानकर सेव करते हैं या लालच में आकर इसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि न्यूबियन एक्वाफर कोई जादुई झरना नहीं है। ये सूख सकता है और अगर सूख गया तो ये वापस नहीं आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन को रोकने के लिए उठाए गए कदम काम करेंगे? क्या अफ्रीकन कंट्री न्यूबियन एक्वाफर को बचा पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।